Hello student, once again you all welcome the wonderful session of the Core Biology Institute. I am Azhar sir, मैं सभी का स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी प्रिपरेशन को एक बेहतरीन डायरेक्शन में आगे की तरफ फॉरवर्ड कर रहे होंगे। और आप, मेरी दुआ है, मेरी जो है ये प्रार्थना है आप सभी के लिए कि आप जो है क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में एक रिकॉर्ड कायम करें। और रिकॉर्ड कायम करने के लिए डियर स्टूडेंट डेडिकेशन चाहिए, पंक्चुअलिटी चाहिए, एक मजबूत हौसला चाहिए, ठीक है। और मजबूत हौसला मिलता कैसे है? मजबूत हौसला मिलता है कलम से जी, पेन से। जिस दिन तुम पेन की ताकत समझ गए ना बालक, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। इस बात को भेजे में आप बैठा लो एकदम, ठीक है। तो यहाँ सुनो, आज जो हम लाइव प्रोसेस खत्म करने के बाद हम जिस चैप्टर की जर्नी शुरू की है उसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। समझ में आ रहा है? ये क्लास 10th के जो है हम एनसीईआरटी की बात करें, बायोलॉजी की बात करें तो वहां पर ये चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो उसको छोड़ के पहले हम इस चैप्टर पे आए हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि जैसा कि लाइव प्रोसेसिंग जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर था बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, उतना ही इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पर आपके पास है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। यहाँ से भी बोर्ड एग्जामिनेशन में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो बिना समय गवाए आइए हम शुरू करते हैं। क्या हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस? तो सबसे पहले हम तो इसमें यही बात करेंगे कि व्हाट इज द रिप्रोडक्शन, व्हाट इज द रिप्रोडक्शन, व्हाट इज द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो यहां पर हमने देखा कि द प्रोसेस बाय विच, मैं यहां पहले लिख दिया हूं कि आपको आसानी हो, टाइम कम कंज्यूम हो। द प्रोसेस बाय विच स्पीशीज कंटिन्यूड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हमारी स्पीशीज लगातार आगे की तरफ बढ़ती है। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे नई नई स्पीशीज क्या होती है, हमेशा बनती रहती है। समझ में आ रहा है? आप याद करो, अगर हम आज यहाँ खड़े, आप वहां बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है, तो जो हमारे एंसेस्टर थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो हमारी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं, मान लो भाई। समझ में आ रहा है? तो उनसे हम बने, उनसे क्या बने? हम बने। ये सारी जो पॉसिबिलिटी पैदा हो रही है ड्यू टू द रिप्रोडक्शन, ड्यू टू द रिप्रोडक्शन। अगर में रिप्रोडक्शन नहीं होता तो हम ये शायद कहते कि आज हम नहीं होते। तो रिप्रोडक्शन इज वेरी एसेंशियल फॉर द मेंटेनिंग ऑफ द लाइफ, मेंटेनिंग ऑफ द लाइफ। समझ में आ रहा है? अगर मैं, ये तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन हो गई। अगर मैं आपसे कोई पूछे व्हाई द रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल, रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी क्यों है, तो हम बोलेंगे रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द सस्टेनिंग ऑफ द लाइफ। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, स्पीशीज का नंबर बढ़ाने के लिए हम जो है रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है बेटा? अब मेरी बात सुनिएगा, हम बात करेंगे कोर वैल्यू की बात। कोर वैल्यू का मतलब पूरी एनसीईआरटी की बात करेंगे हम, ना इधर की ना उधर की, ठीक है। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, तो वहीं की बात केवल होगी, ठीक है जी। तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन आपने लिख लिया। पहली हेडिंग जो आपके एनसीईआरटी में बनती है, मैं यहां लिख रहा हूं, आप भी हमारे साथ नोट कर लेंगे, ठीक है। हेडिंग का नाम मैं आपको बता दे रहा हूं, लिखें आप मेरे साथ। जो है यहां पर क्या, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ, आप देख लीजिएगा इसको, डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी। नोट करें आप, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स, ऑफ, ये पूरी हेडिंग है आपकी, देमसेल्व्स, ये पूरी हेडिंग है आपकी। क्या पूछ रहा है? पहले पूरे इसके बात को समझने का प्रयास करो। क्या पूछ रहा है कि डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स, क्या जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, वह हूबहू एग्जैक्ट अपने जैसे कॉपी बनाते हैं? या जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसा समझो कि जो हमारे माता पिता, जो हमारे पेरेंट्स है, क्या हम उनके एग्जैक्ट कॉपी है? जैसे हमारे पेरेंट्स है, क्या हम एकदम उनके जैसे हैं? नहीं है भैया, हमारे अंदर वेरिएशन है जी, हमारे अंदर बदलाव है, हमारे अंदर चेंजेस है। हाँ ठीक है, कुछ जरूर उनके कुछ फीचर्स, उनके कुछ कैरेक्टर्स, ठीक है, हमसे क्या करते हैं, मैच करते होंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम उनकी कार्बन कॉपी हैं। जैसी हमारे पापा वैसे एकदम हम हैं, एकदम कोई बदलाव नहीं है। जैसी हमारी मम्मी है वैसे हम हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना भाई।
ऐसा नहीं है, मतलब हमारे अंदर वेरिएशन, हमारे अंदर क्या है, वेरिएशन है। समझ में आ रहा है? तो लिखेंगे हम यहाँ पर पॉइंट नंबर फर्स्ट यहाँ लिखेंगे आप, ठीक है, मेरे साथ आप हर पॉइंट को नोट करते हुए चलेंगे। पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखेंगे, ठीक है, द ऑर्गेनिजम्स does not exact copy to the parents। बात समझ में आ रही जी? जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं। मैं यहाँ खड़ा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो दैट मीन्स कि मैं अपने एकदम पापा जैसा नहीं हूँ, मैं एकदम अपने मम्मी जैसा नहीं हूँ। हमारे अंदर थोड़ा सा क्या है, वेरिएशन है। हाँ, ये जरूर है कि हो सकता है हाइट का, हो सकता है कैरेक्टर का, हो सकता है बॉडी शेप एंड डिजाइन का, कुछ बातें हमारी उनसे मिल सकती है, ठीक है, लेकिन एकदम कार्बन कॉपी हम उनकी नहीं हो सकते हैं, ठीक है, पहली बात, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे आप, इसमें कुछ बेसिक पॉइंट है बेटा जो इस चैप्टर में आपको बहुत हेल्प करेंगे, तो इस पॉइंट को आप नोट करते हुए चलेंगे यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से नोट करते चलिए आप, ठीक है, कि इसमें देखिए हम बात करेंगे डीएनए और क्रोमोसोम्स की। किसकी जी? डीएनए और क्रोमोसोम्स की, और वहां पे आप ये चीजों को बहुत ढंग से आप समझने का प्रयास करिएगा। तो अगला पॉइंट यहां पर लिखा है, आप लिखें क्रोमोसोम्स कैरी इंफॉर्मेशन, क्या लिखेंगे? अभी इसको हम डायग्राम देकर समझाएंगे आपको, आप टेंशन नहीं लीजिए। क्रोमोसोम्स कैरी इंफॉर्मेशन, क्रोमोसोम्स कैरी इंफॉर्मेशन, क्या करते हैं? क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं इंफॉर्मेशन को, ट्रांसफर कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट, ट्रांसफर कैरेक्टर क्या करते हैं? ट्रांसफर कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। देखो, क्रोमोसोम्स के पास कैरेक्टर्स होते हैं, समझ में आ रहा है, जो कि पेरेंट से बच्चे के अंदर वो ट्रांसफर करते हैं। जैसे हम अगर में दुनिया में आए हैं तो हमारे माता पिता का जो कैरेक्टर है वो हमारे अंदर आया है ड्यू टू द क्रोमोसोम। कैसे आया मैं अभी समझाऊंगा, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पर थर्ड पॉइंट आप नोट करेंगे, यहाँ पर, ठीक है। क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, थर्ड पॉइंट हो गया बेटा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आप यहां से नोट करेंगे, पॉइंट नंबर फोर्थ नोट करेंगे आप यहां से, डीएनए कैरी द इंफॉर्मेशन, डीएनए कैरी द इंफॉर्मेशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, अच्छा, डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है, डीएनए के पास क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन बनाने का। अब यहाँ पर मैंने जितनी बातें लिखी है ना, आपको कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं, मैं डायग्राम दे रहा हूँ और आपको बेहतरीन ढंग से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। आइए, ये डायग्राम मैं यहाँ पर पहले से बनाया था, एक ये मेल है, ये फीमेल है, मेल से स्पर्म रिलीज हुआ, फीमेल से ओवा निकला, समझ में आ रहा है। स्पर्म और ओवा का फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ, और उसके बाद देखिए यहाँ पर बेबी का फॉर्मेशन हो गया। तो कहने का मतलब है ये पेरेंट्स का अलग कैरेक्टर था, मेल का अलग कैरेक्टर था, फीमेल का अलग कैरेक्टर था। बच्चा एकदम इनकी एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा, इस बच्चे के अंदर कोई ना कोई चेंजेस जरूर होंगे, वेरिएशन होगा। समझ क्यों होगा, कैसे होगा, इन सब बातों के अंदर उसका आंसर छुपा हुआ, थोड़ा ध्यान से देख ले भैया, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ थोड़ा सा, तो मैं इस डायग्राम को क्या करता हूं, यहां से बालक कर देता हूं, क्या, रिमूव। समझ में आ रहा है? अब आ जाओ, अब ये तो सबको पता है प्यारे छात्रों, क्या पता है बच्चों बच्चियों, थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है। इधर जो है मैं अगर मैं बोलूं कि दिस सेल, अगर मैं ये कोई सेल है बच्चा, ये क्या है, ये कोई सेल है, ठीक है, तो मैं बोलूं कि सेल है, हाँ जी सेल तो है, सही बात है, सेल ही है, ठीक। तो सेल के अंदर यहाँ पर न्यूक्लियस है,
कलर 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 चेंज कर दिया जाए, कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, इसके अंदर यहाँ पर है न्यूक्लियस, यहाँ पर क्या है बेटा? न्यूक्लियस है, समझ में आ रहा है? तो अगर में ये सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये हॉलो कैविटी साइटोप्लाज्म है, ये हॉलो कैविटी क्या है? साइटोप्लाज्म है, और ये है न्यूक्लियस, ये यहाँ लिख दे रहा हूँ। चलिए, ये क्या है? दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द। आपने यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है ह्यूमन बॉडी का, वो कहाँ पर होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? ऐसे देखो, ये एक उलझे हुए इस ऐसे ऐसे क्या होंगे? क्रोमोसोम्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अब जो है आप कहोगे सर क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? एकदम बात ध्यान से सुनना, एकदम बात ध्यान से सुनना, चीजें एकदम मैं तुमको क्लियर कराना चाहता हूं, उसमें कोई डाउट नहीं होना। देखो, मैं बोलूं कि बेटा डीएनए का नाम सुने हो आप, ठीक है? डीएनए, इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। पढ़ाऊंगा आगे डिटेल में, अभी टेंशन मत लो। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपने कहीं देखा होगा, मान लो अभी पढ़ा नहीं होगा तो देखा होगा, ऐसा स्ट्रक्चर डीएनए का होता है। तो जब बेटा डीएनए क्या करता है? जब डीएनए आपस में अपने आप को कॉम्प्लेक्स करता है, क्या करता है? कॉम्प्लेक्स करता है, तो वो क्या बनाता है? क्रोमैटिन बनाता है। क्या बनाता है? देखो, जब डीएनए उलझेगा, ठीक है, तो ये क्या बना लेगा? क्रोमैटिन बनाएगा। क्या बनाएगा? क्रोमैटिन बनाएगा। जब डीएनए उलझेगा तो क्रोमैटिन बनाएगा, और जब क्रोमैटिन आपस में कॉम्प्लेक्स होगा तो ये क्रोमोसोम बना लेंगे। क्या बना लेंगे? क्रोमोसोम। तो कह सकते हैं कि डीएनए इज द मोस्ट कंडेंस पार्ट, ठीक है? डीएनए जो है, डीएनए का सबसे ज्यादा उलझा हुआ पार्ट कौन सा है? क्रोमोसोम है। कौन सा है? क्रोमोसोम है। समझ में आ रहा है? अच्छा, इस क्रोमोसोम के पास इंफॉर्मेशन होती है। क्या होती है बेटा? कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन होती है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफर करते हैं। जैसे हमारे माता पिता से अगर में कोई कैरेक्टर हमारे अंदर आया है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मान लो कौन है भैया? क्रोमोसोम है। कौन है? क्रोमोसोम है। समझ में आ रहा है? अब आ जाओ, थोड़ा हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी टू देमसेल्फ। क्या ऑर्गेनिज्म एकदम हूबहू सेम कॉपी बनाते हैं? जब वो रिप्रोडक्शन करेंगे, उनका कोई ऑफस्प्रिंग आएगा, बच्चा दुनिया में आएगा, तो वो भी उनके जैसा होगा? अगर में नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? चलो इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है? जैसे मैं अगर मैं बोलूं आपसे यहाँ पर, मैं अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पर कि ध्यान से देखिए, मेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई से, ठीक, और फीमेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं भैया एक्स एक्स से। किससे करते हैं? एक्स एक्स से करते हैं। समझ में आ रहा है? अब बात सुनिए आप थोड़ा सा। तो ये हो गया मेल, ठीक, और ये क्या हो गया भैया? फीमेल। क्लियर है? चलिए, अब थोड़ी सी मेरी बात यहाँ पर आप गौर से सुनेंगे। चलो, आप इसको अलग कर दो इधर, ठीक है? एक्स अलग हो गया, वाई अलग हो गया, इसको अलग कर दो, एक्स अलग हो गया, एक्स से अलग हो गया, है ना? समझ में आ रहा है? अब देखो ध्यान से, जो है मेल के पास कितना क्रोमोसोम होता है? 46 क्रोमोसोम। ये तो सभी को मालूम होगा। हमारे पास कितना क्रोमोसोम होता है? 46 क्रोमोसोम होता है। तो फीमेल के पास भी कितना क्रोमोसोम होगा भाई? 46 से होगा। फीमेल कोई दूसरे प्लैनेट से थोड़ा ही ना आई है कि उसके पास 72 क्रोमोसोम होगा, वो भी इसी प्लैनेट की है। तो जितना क्रोमोसोम हमारे पास होगा, उतना ही क्रोमोसोम फीमेल के पास भी होगा, ठीक है? तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि अगर में हम कहें कि अलग एक्स अलग हो गया, वाई अलग, तो 23 क्रोमोसोम इधर आएंगे, 23 क्रोमोसोम वाई के पास जाएंगे। समझ में आ रहा है? 23 क्रोमोसोम इस, देखिए एक्स एक्स है तो एक्स को अलग किया, एक्स को अलग किया, तो इसके पास भी 46 जो है क्रोमोसोम है, तो 23 क्रोमोसोम इधर, 23 क्रोमोसोम इधर। समझ में आ रहा है? देखो, जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब मेल और फीमेल के बीच में रिप्रोडक्शन होता है, तो क्या होता है कि मदर का 50% कैरेक्टर और फादर का 50% कैरेक्टर बच्चे के अंदर जाता है। तो अगर मैं ये एक्स वाई मेल है, तो मेल को हम कहते हैं, चलो भाई मेल का जो है ये हम ले लेते हैं, ये वाला एक्स वाला ले लेते हैं, ठीक है? हमने क्या किया, यहाँ पर इस मेल का एक कैरेक्टर एक्स वाला ले लिया, ठीक है? इसका हमने क्या किया, यहाँ पर एक्स वाला ले लिया, एक फीमेल का।
आधा, देखो जब बात समझो यहाँ पर, यही समझना आपको, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो फीमेल का 50% कैरेक्टर बच्चे के अंदर आएगा, फादर का भी 50% आएगा। तो भैया एक ही क्रोमोसोम लोगे ना, 50% फादर का आया और 50% मदर का आया, तो यहाँ पर एक्स फादर का भी आ गया, मान लो एक्स मदर से आ गया, तो बन गया XX। क्या बन गया? XX। और XX किसको कहते हैं? गर्ल्स को कहते हैं भाई। XX मतलब फीमेल, लड़की है ये। समझ में आ रहा? अब क्या होगा यहाँ पर कि अगर मैं 23 क्रोमोसोम इधर से आए, 23 क्रोमोसोम इधर से आए, तो बच्चे के अंदर, इसके अंदर 46 क्रोमोसोम हो गए। कितने क्रोमोसोम हो गए? 46 क्रोमोसोम हो गए। लेकिन यहाँ पर देखो जो है कि 50% कैरेक्टर फादर से आया, 50% कैरेक्टर क्या हुआ? मदर से आया, ठीक है। और जो बच्चा यहाँ पर बना उसके अंदर कितना कैरेक्टर आया बच्चा? 100% कैरेक्टर आया। कितना आया? 100% कैरेक्टर आया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, वही समझना आप ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर देखो डीएनए, ठीक, लास्ट पॉइंट लिख रहा हूं बेटा इंट्रो का। डीएनए कॉपिंग, डीएनए कॉपिंग इज द मेन रीजन, इज द रीजन फॉर वेरिएशन, रीजन फॉर वेरिएशन। डीएनए कॉपिंग ही मेन रीजन है वेरिएशन का। किसका? वेरिएशन का। थोड़ा सा आप लोग इसको नोट कर लें, बहुत ही ह्यूमिडिटी है, ह्यूमस है रूम के अंदर, ठीक है। मैं थोड़ा सा अपने आप को ठीक करता हूं, तब तक आप इस पॉइंट को नोट कर लें। अच्छा, नोट कर लिए बेटा? ध्यान से, थोड़ा सा जस्ट मिनट वेट स्टूडेंट्स। भाई देख, गर्मी का टाइम है और गर्मी इतनी है, बारिश हो नहीं रही है, हैं? खड़े रहना रूम में समझो कि एक पहाड़ी है। लेकिन चलो, बच्चे हैं, देश का फ्यूचर हमारा, ठीक। चलो देख, हमने क्या कहा कि डीएनए कॉपिंग इज द मेन रीजन फॉर द वेरिएशन। अब सोचो बेटा, ध्यान से सोचो, एकदम लास्ट पॉइंट पे आ गए हैं आज अपने पहले टॉपिक में। हमने बोला कि मान ले बाबू, ये देख ध्यान से, कहाँ समझाऊं आपको, कहाँ समझाऊं? यहाँ समझा देता हूँ बालक, यहाँ समझा देता हूँ बेटा, ठीक है, यहाँ समझा देता हूँ आपको। ध्यान से देखो, मैं आपसे बोलूं कि बाबू देख ध्यान से एकदम, मैंने कहा मेल के पास स्पर्म होता है, ठीक, मेल के पास क्या होता है? स्पर्म होता है। फीमेल के पास ओवा होता है, या तो एग कह लो इसी को। समझ में आ रहा है? तो जब दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ तो यहाँ क्या बना बेटा? जाइगोट बना कि नहीं बना? जाइगोट बनता है। समझ में आ रहा है? तो जब जाइगोट बना मतलब कि 50% कैरेक्टर इसके अंदर, जाइगोट के अंदर फादर का आया, 50 का जो है कैरेक्टर किसका आया? मदर का आया। तो जाइगोट के अंदर 100% कैरेक्टर है। कितना कैरेक्टर है? 100% कैरेक्टर है। यहाँ पर मेल का डीएनए भी है और फीमेल का डीएनए भी है। कह सकते हैं भाई, यहाँ पर डीएनए है किसका? मेल का भी है। यहाँ पर डीएनए किसका है बेटा? फीमेल का भी है कि नहीं? मेल का डीएनए भी है और फीमेल का डीएनए भी है। अब जब दोनों आपस में कॉपी करेंगे, क्या करेंगे? दोनों की आपस में कॉपिंग हो जाएगी। जब कॉपिंग हो जाएगी तो इस जाइगोट से दो अलग अलग सेल बनेंगे। इस जाइगोट से क्या बनेंगे? दो अलग अलग सेल बन जाएंगे। समझ में आ रहा है? जब दो इससे अलग अलग सेल बन जाएंगे तो क्या होगा? इसके बाद जो है इसमें क्या होगा? रेप्लिकेशन होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन, और यहाँ से एम्ब्रियो बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? एम्ब्रियो। क्या? ध्यान से सुनो, अभी रेप्लिकेशन पे हम नहीं जाते, उतना डिटेल में नहीं जाना, पहले बात ध्यान से सुनो। मेल के पास स्पर्म होता है, फीमेल के पास ओवा होता है, दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा। मेल के पास, इसमें मेल का भी डीएनए है, फीमेल का भी डीएनए, दोनों के आपस में कॉपी होने से जाइगोट बना है। अब जाइगोट से डायरेक्ट क्या, चल मैं इसको छोड़ दे, जाइगोट से एम्ब्रियो बना। क्या बना? एम्ब्रियो जो है बना। तो अब एम्ब्रियो के अंदर डिवीजन होगा। क्या होगा? डिवीजन होगा। एम्ब्रियो पे डिवीजन होते होते, डीएनए का डिवीजन होते होते बाद में बन जाएगा एक कंप्लीट बेबी। क्या बन जाएगा? कंप्लीट बेबी। और जो बेबी पैदा होगा, जो बेबी दुनिया में आएगा, उसके अंदर वेरिएशन होगा। क्या होगा? वेरिएशन होगा। क्या होगा? वेरिएशन होगा। बेबी के अंदर क्या होगा? वेरिएशन होगा। समझ में आ रहा है? क्यों? इधर ध्यान से देख ले, थोड़ा सा
थोड़ा सा जो है प्रोटीन वाली बात समझ ले। वेरिएशन क्यों होगा, देख यहाँ पर तूने कहा था ये एक्स है, ये भी ये सॉरी ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक। देख मेल अलग प्रोटीन बनाता है, मेल क्या बनाता है, मेल का डीएनए में अलग प्रोटीन बनता है, ठीक है। आपने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है कि डीएनए कैरी द इंफॉर्मेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन। डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन बनाने की, समझ में आ रहा है। तो मैं अगर मैं बोलूं कि मेल का डीएनए अलग प्रोटीन बनाएगा और फीमेल का डीएनए अलग प्रोटीन बनाएगा, तो जब अलग अलग प्रोटीन बनती है तो बच्चे के अंदर ये दोनों प्रोटीन जाएंगी। जब ये अलग प्रोटीन है, ये अलग प्रोटीन है, और तो बच्चा जो है इनके जैसा सेम कैसे दिख सकता है। फादर का प्रोटीन अलग है, मदर का जो है प्रोटीन अलग है, और जब दोनों कंबाइंड हो गए तो बच्चे के अंदर क्या दिखेगा बालक, वेरिएशन दिखेगा। क्या दिखेगा, वेरिएशन दिखेगा। समझ में आ रहा है जी। तो देखो जो हमारा डीएनए होता है, हमारे डीएनए का मेन काम क्या होता है, प्रोटीन का बनाना। हमारे डीएनए का मेन काम क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। कैसे करना ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है, कैसे एमआरएनए बनेगा, कैसे प्रोटीन बनेगा, ये सब नहीं जानना अभी। हमारे डीएनए का मेन काम है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरा बॉडी डिजाइन ऐसा है, समझ में आ रहा है। आप वहाँ पढ़ रहे हो, आप वैसे अगर में हो तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका प्रोटीन। आप ऐसे दिख रहे हो तो रिस्पॉन्सिबल क्या है, आपका प्रोटीन। Dear friend, this is all about the do organism create exact copy of themselves। तो आप आंसर लिखोगे सीधा नो। क्या लिखोगे, नो। एक जैसे एकदम हूबहू हम अपने पेरेंट्स की कॉपी नहीं, हमारे अंदर वेरिएशन है, हम अपने माता पिता से थोड़ा अलग है ड्यू टू द डीएनए, ड्यू टू द डीएनए, ठीक है, ड्यू टू द डीएनए कॉपिंग, ड्यू टू द डीएनए। मदर का डीएनए कॉपी होगा, फादर का डीएनए कॉपी होगा। जब दोनों आपस में कॉपी होगा तो जो नई ऑफस्प्रिंग आएगा उसके अंदर थोड़े से चेंजेस दिखेंगे हमें। अगले लेक्चर में मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ जिसका नाम है वेरिएशन एंड सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। जैसे रिप्रोडक्शन आपने पढ़ा तो अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द रिप्रोडक्शन एंड वेरिएशन ऑल्सो। समझ में आ रहा है बेटा। तो कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक बेस्ट ऑफ लक। इसी तरीके से आप मेहनत के साथ लगे रहिए, ठीक है। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ बेटा। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।